हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2012 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने 2012 एंड 13 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। कल जो हम पेपर कर रहे थे उसमें हमारा लैपटॉप जो था ऑफ हो गया था, जिसके कारण हमें सिर्फ 38 क्वेश्चन पर ही रुकना पड़ा। अब देखते हैं हम अपना 39 क्वेश्चन कि हमारा 39 क्वेश्चन कौन सा है। एक बार हम 38 को भी कर लेते हैं फिर से। 38 क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द ऑथर एडिटर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया के ऑथर कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, धर्म कुमार, जोया हसन, अतुल कोहली। तो इसका जो राइट आंसर था मैंने कल भी बताया था और आज आपको फिर से बताती हूँ, इसका राइट आंसर था जोया हसन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था हमारा 39। अगर आपने लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी इसका बेनिफिट उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 39 है, फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया है? रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी इम्पार्टेड इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बी है, इन प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रीसेंस इज नॉट कंपलसरी इन रिलीजियस एजुकेशन। इन प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रीसेंस इन कंपलसरी इन रिलीजियस एजुकेशन। डी है, रिलीजियस एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट। आपको मैं इसका हिंदी भी दिखा देती हूँ कि इसका हिंदी क्या है। क्वेश्चन नंबर 39। और अगर आपको नहीं पता है, इससे पहले के मैंने 38 क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 में करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 39 है हमारा, निजी शैक्षिक संस्थाओं में, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी है, निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी है, सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारे भारतीय संविधान ने क्या दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है, इन प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रीसेंस इज नॉट कंपलसरी इन रिलीजियस एजुकेशन। जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें कंपलसरी नहीं है रिलीजियस एजुकेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है। अब देखते हैं हम अपना 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीसेंट मूवमेंट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो किसान आंदोलन नहीं है? खेड़ा मूवमेंट, तबलीग मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट। तो इसमें से जो नहीं है पीसेंट मूवमेंट वो कौन सा है? वो है, जैसे आपको नाम से ही दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारा पीसेंट मूवमेंट नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तबलीग मूवमेंट। ये जो है तबलीग मूवमेंट, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक धार्मिक आंदोलन है, याद रखिएगा ये कैसा आंदोलन है? ये एक धार्मिक आंदोलन है। किस कम्युनिटी से रिलेटेड है? ये मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज़ बीन यूज बाई बेनेडिक्ट एंडरसन फॉर इंडियन नेशनलिज्म। बेनेडिक्ट एंडरसन जो हैं इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म के लिए क्या यूज़ किया है? पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म, एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म, इमेजिन कम्युनिटी, लिबरल नेशनलिज्म। मैं आपको बताती हूँ इन्होंने जो किया है, इसका जो राइट आंसर है, पहले मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं सारे ऑप्शन को आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले जो है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेनेडिक्ट एंडरसन जो है इन्होंने बताया है इमेजिन कम्युनिटी। और इसका एक और नोट कीजिएगा आप, बेनेडिक्ट एंडरसन से जो रिलेटेड हैं, एक तो क्या इमेजिन कम्युनिटी, दूसरा आप लिखिएगा प्रिंट कैपिटलिज्म। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटी की बात की है और सेकंड जो है वो है प्रिंट कैपिटलिज्म। दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। और अगर मैं पॉलीसेंट्रिक की बात करूँ, पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म क्या होता है? पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म ऐसा नेशनलिज्म है जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिलीजन की, कास्ट की, फेस्टिवल की। लाइक हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, सबका अपना अलग अलग कल्चर है, तो इसको बोलेंगे हम पॉलीसेंट्रिक। और उसके बाद एथनोसेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म जो है वो ऐसा नेशनलिज्म है
जहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हो, जहाँ पर कोई डाइवर्सिटी ना पाई जाती हो। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, ओनली इस्लामिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म। याद रखिएगा, पॉलीसेंट्रिक जिसमें कि डाइवर्सिटी पाई जाती हो, एथनोसेंट्रिक जहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती हो। पॉलीसेंट्रिक का एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, एथनोसेंट्रिक का एग्जाम्पल है हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान। लिबरल नेशनलिज्म वेलफेयर की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ये लिबरल नेशनलिज्म होता। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अतुल कोहली डेफिनेशन ऑफ द क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इन इंडिया। अब मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें एक क्वेश्चन में ये एक और क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन बनता है कि अतुल कोहली दे दिए जाते हैं और ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें दे दी जाती हैं और एक क्राइसिस गवर्नेबिलिटी भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि अतुल कोहली किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से पहले तो आप ये याद रखिए कि अतुल कोहली जो हैं वो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी से रिलेटेड हैं। अब इसके बारे में हमें देखना है कि ये क्या है। द अब्सेंस ऑफ एंड्यूरिंग कोलिशन, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। थर्ड है हमारा इनकैपेसिटी टू अकोमोडेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस। फोर्थ है हमारा ग्रोइंग डिसजंक्चर बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो अब मैं इसका आपको हिंदी दिखा देती हूँ कि हिंदी में क्या है। ये हिंदी में है, भारत में शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा में से कौन सी है। स्थायी या सहनशील सम्मेलनों की अनुपस्थिति, नीतिगत अप्रभाविता, राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा केंद्रीकरण और विकास के बीच बढ़ता वियोजन। तो इस तरीके से इन्होंने जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी की वो डेफिनेशन दी है, वो उसका जो आंसर है हमारा, देखिए इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, मैं बताती हूँ आपको इंग्लिश में। द अब्सेंस ऑफ एंड्यूरिंग कोलिशन, कोलिशन का मतलब गठबंधन जो होता, ये भी राइट है। एब्सेंस होना चाहिए इसका, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद है एन इनकैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस, ये भी ठीक है। फोर्थ है ग्रोइंग डिसजंक्चर बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमारा 42 का जो होगा वो होंगे 1, 2, 3। इसका राइट आंसर होगा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, अतुल कोहली ने ये डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन जो जैसा बोलता है एज इट इज़ उसको वैसे ही रखा जाता है। इस तरीके से आप उन्होंने जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी में जो डेफिनेशन दी है वो दिया है द एब्सेंस ऑफ एंड्यूरिंग कोलिशन, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस एंड इनकैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस। ये 3 पॉइंट हैं, आप उनको याद रखिएगा। और अगर ये पूछ लिया जाता है क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी किसने दी, तो ये अतुल कोहली ने दी। क्वेश्चन नंबर 43 में है, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 है हमारी ऑथर्स की और लिस्ट 2 है उनके आइडियाज़ की। सबसे पहले हैं लियोड एंड सुसेन रुडोल्फ, पार्था चटर्जी, फ्रैंकल एंड MS राव, हमजा अलवी। इन चारों को हमें क्या करना है, इन चारों को हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हम कैसे मैच करेंगे, आइए इसको पहले हम मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा है, ये लियोड एंड सुसेन रुडोल्फ हैं। इनका है इंडियन स्टेट इन्वेडेड इन ग्रुप एंड क्लास प्लूरलिज्म। ए का 2 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। और हम देखते हैं आगे पार्था चटर्जी किस चीज़ की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि स्टेट क्या है, चीफ एलोकेटर है ऑफ रिसोर्सेज एंड चीफ फैसिलिटेटर का। याद रखिएगा, जहाँ पर स्टेट इज चीफ एलोकेटर दिखाई दे वहाँ क्या होगा, पार्था चटर्जी। अब फ्रैंकल एंड MS राव ने क्या बोला, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्प्लिट बिटवीन इंडिया इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमजा अलवी ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। ये आप याद रखिएगा, लियोड एंड सुसेन रुडोल्फ कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनसे याद रखिएगा। इन्होंने किस चीज़ की बात की है, इंडियन स्टेट इम्बेडेड इन ग्रुप एंड क्लास प्लूरलिज्म। और हमजा अलवी का याद रखिएगा, ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ 43 का ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ कि हिंदी में हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, हिंदी में भी एक बार मैच कर देते हैं। लियोड एंड सुसेन रुडोल्फ,
भारतीय राज्य समूह तथा वर्ग बहुवाद में अंतर स्थापित है? पार्था चटर्जी। पार्था चटर्जी हमारे लोक संसाधनों का प्रधान, स्टेट इज अ चीफ। फ्रैंकल एंड एम.एस. राय हैं हमारे लोक संस्थाओं का राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीति विपाटन। हमजा अलवी हमारे अति विकसित राज्य और औपनिवेशिक राज्य। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, हु पॉइंटेड आउट दैट वेस्टर्न ऑटोनोमी ऑफ सेकुलर इज रिलीजियस। मतलब सेकुलर क्या है, रिलीजियस है। रिलीजियस क्या है, सेकुलर है। बट इन इंडिया द ऑटोनोमस ऑफ सेकुलर इज कम्युनल। तो ये किसने बोला है? टी.एन. मदान, राजीव भार्गव, आशीष नंदी, थॉमस पेंथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा, अभी एक बार मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। ये धर्मनिरपेक्ष एक विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। तो ये किसने बोला है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस पेंथम ने। टी.एन. मदान, राजीव भार्गव, आशीष नंदी, ये तीनों नहीं होंगे, ये होंगे थॉमस पेंथम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। इंग्लिश में भी मैं टिक कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेकुलर स्टेट इन इंडिया। इसमें से नहीं है सेकुलर स्टेट इन इंडिया का एलिमेंट कौन सा नहीं है? सिविल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो इसमें से जो होगा हमारा 45 का, मैं इसको बता देती हूँ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकुलर स्टेट इज इंडिया का नहीं है। सिविल इक्वालिटी भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, नो रिलीजियस एजुकेशन बाय स्टेट, यानी कि स्टेट किसी भी धार्मिक एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी, नो टैक्सेशन, यानी कि जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम 46 में फिर से लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसमें हमें मैच करना है। ये ऑथर्स दिए हैं और इधर बुक्स दी गई हैं। सेल्डन ओलिवर हैं, लेव वॉर्की एल्बर्ट हैं, अशोक चंदा हैं, फाइनर ऐसी हैं। तो इसको हम मैच करते हैं एक बार 46 को। सेल्डन ओलिवर जो हैं, इनकी बुक का नाम है द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 का जो होगा, 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 2 है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को मैच करेंगे। सेकंड है हमारे लेपवार्की अल्बर्ट, इनका क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ये है। अशोक चंदा की अगर बात करें तो अशोक चंदा कहाँ पर हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइनर ऐसी कहाँ पर हैं? ए पावर ऑफ पब्लिक। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 47 है हमारा, इन इंडिया प्रमोशन केसेस ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट आर डिसाइडेड बाय। इंडिया में प्रमोशन केसेस जो होते हैं सीनियर सिविल सर्वेंट के, वो डिसाइड किसके द्वारा किए जाते हैं? हेड ऑफिस के, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर के, कैबिनेट कमेटी के। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी सिविल सर्वेंट की प्रमोशन का मैटर है तो वो किसके द्वारा सीनियर उसके केसेस का डिसाइड किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द कैबिनेट कमेटी। याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द ऑपरेशनल ओनली ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है लूथर गोलिक, ऑप्शन नंबर बी है एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर सी है W.F. विलोबी, ऑप्शन नंबर डी है एल डी वाइट एंड लूथर गोलिक। 48 का जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक न्यू प्ले लिस्ट मिलेगी बनी हुई, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ही है, वहाँ पर आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि उसमें मैंने ये सब कुछ कराया है कि कौन एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड है और कौन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनों से रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, सारा कुछ मैंने कराया। अगर आपने
वो क्लास देखिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, नहीं देखिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से हमारा ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड जो है वो है लूथर गुलिक, याद रखिएगा। 48 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हिंदी में है, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। अब करेंगे हम 49। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद मोटिवेशन, अथॉरिटी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग। 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसको हिंदी में बोलेंगे उदासीनता का आंचल। मोटिवेशन से रिलेटेड है ये, अथॉरिटी से रिलेटेड है, लीडरशिप से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अथॉरिटी। मैं इसलिए बार बार आपसे बोलती हूँ कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ज़रूर देखिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, इसलिए आप इसको ज़रूर कीजिए कि ये जोन ऑफ इंडिफरेंस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये अथॉरिटी से रिलेटेड है। मैंने इसको कई बार कराया है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें पूछा है कौन सा फीचर है पब्लिक कॉरपोरेशन का। इट एंजॉय कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम द कंट्रोल फ्रॉम मिनिस्ट्री। इट हैज़ इट्स ओन बजट सेपरेट फ्रॉम नेशनल बजट। इट हैज़ कंप्लीट ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। इट एंजॉय द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इट एंजॉय कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी किस चीज़ से? कंट्रोल फ्रॉम मिनिस्ट्री से। इसको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिली हुई है किस? फ्रॉम मिनिस्ट्री द्वारा। इट हैज़ इट्स आउन बजट, इसका कोई आउन बजट नहीं है, सेपरेट बजट नहीं है, ये रोंग है। कंप्लीट ऑटोनॉमी मैनेजमेंट फंड ऑफ फंड से, नहीं ये भी नहीं है। इट एंजॉय द इनिशिएटिव ऑफ ए प्राइवेट एंटरप्राइज, ये भी नहीं है। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इंजॉय करती है कंप्लीट ऑटोनॉमी, जो किसके द्वारा मिली है इसको? मिनिस्ट्री के द्वारा, कंट्रोल फ्रॉम मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन हाइजीन फैक्टर इन द हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्जबर्ग, पहले अब फिर से मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में ये एक और क्वेश्चन बनता है कि हाइजीन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो याद रखिएगा हर्ट्जबर्ग ने दी है। इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, हाइजीन फैक्टर थ्योरी आ जाए या टू फैक्टर थ्योरी आ जाए, वो किसने दी है? हर्ट्जबर्ग ने। इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनके ऑप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी। तो 51 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, इसमें नोट पूछा है, ये याद देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसमें जो हमारा 51 का राइट आंसर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने सैलरी की बात की है, वर्किंग कंडीशन की बात की है, कंपनी पॉलिसी की बात की है। टू फैक्टर याद रखिएगा, ए और बी। इस तरीके से इन्होंने ये थ्योरी दी है, कभी मैं आपको कराऊंगी। द टर्म परफॉर्म्स बजट वाज कॉइन्ड बाय। ये जो परफॉर्म्स बजट है, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्पादन बजट, ये किसने कॉइन किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, सेकंड हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, एस्टीमेट कमेटी ऑफ इंडिया। तो इसको किसके द्वारा कॉइन किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए द्वारा। परफॉर्म्स बजट किसके द्वारा कॉइन किया गया? फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए द्वारा। याद रखिएगा, आपको एक फैक्ट ये भी निकलता है कि परफॉर्म्स बजट किसकी देन है? यूएसए, यानी कि अमेरिका की देन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ क्या पूछा गया, किसकी रिकमेंडेशन पूछी गई है। रिकमेंडेशन ऑफ ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इंडिया, अबाउट द वर्किंग ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? देखिए, पब्लिक कॉरपोरेशन से दो क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको देखिए इसमें फीचर पूछा था पब्लिक कॉरपोरेशन से क्वेश्चन नंबर 50 में, और 52 में क्या पूछा है? 53 में पूछा है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसने इंडिया के बारे में क्या बोला है? अबाउट द वर्किंग ऑफ, मतलब उसमें क्या बोला गया है? हाई फंक्शनलिटीज शुड बी फुल टाइम एम्प्लॉय, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न शुड ऑलवेज बी इंक्लूड एज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का, देखिए 53 का हमारा राइट आंसर होगा इंटरनल ऑडिट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव। ये नहीं होगा। हिंदी में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
देखिए आंतरिक लेखा परीक्षक को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। 53 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोक निगम जो होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन, उसकी कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं थी, तो वो सिफारिश हमारी नहीं थी। नोट पूछा इसमें, मंडल के सचिव सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको देखने से ही लगेगा ये हमारे जो हैं बाकी ऑप्शन जो हैं कैसे हैं, पॉजिटिव है। इंटरनल ऑडिट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव, ये हमारा पॉजिटिव है। हाई फंक्शनलिटी शुड बी फुल टाइम एम्प्लॉय, ये पॉजिटिव है। और ऑल ऑफ द अबव तो हमारा हो नहीं सकता। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। एक बार मैं इसको टिक कर देती हूँ। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, नोट पूछा है, किसकी रिकमेंडेशन पूछी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54, पोजीशन क्लासिफिकेशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ। पोजीशन क्लासिफिकेशन जो है ड्यूटीज, सैलरी, पर्सनल स्टेटस ऑफ इनकमेंट डिपार्टमेंट्स। 54 का जो राइट आंसर होगा हिंदी में देख लीजिए, ये पोजीशन क्लासिफिकेशन किसका क्लासिफिकेशन है? कर्तव्यभार, वेतन, पदाधिकारियों की निजी हैसियत, विभाग। तो 54 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? किसका वर्गीकरण है ये? क्लासिफिकेशन है। ये पोजीशन किस चीज़ से हमारी क्लासिफाई की जाती है? ड्यूटीज से, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। द सिविल सर्विस was defined as a professional body of official, permanent, paid and skilled by। ये किसने बोला है? सिविल सर्विस के बारे में डिफाइन किया है, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल, परमानेंट, पेड एंड स्किल। फेलिक्स निग्रो, ओजी सतहल, हरमन फाइनर, ई एन ग्लेडन। तो 55 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हरमन फाइनर, हरमन फाइनर। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, अधिकारों का पेशेवर निकाय जो स्थायी और वेतन और कुशल होता है, ये बोला है हरमन फाइनर ने। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट डील विद द रिलेशंस बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट के बीच रिलेशन कौन सी रिपोर्ट डील करती है? कोठारी कमीशन, सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, कोठारी कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, हाल्डेन कमेटी रिपोर्ट, फुलटन कमेटी रिपोर्ट। तो 56 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फुलटन कमेटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फुलटन कमेटी जो है डिफरेंस करती है, सॉरी डिफरेंस नहीं, स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट के बीच संबंध को देखती है। आइए देखते हैं 57, रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइड अंडर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है कौन से आर्टिकल के तहत? रिजर्वेशन की जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 315, आर्टिकल 335, आर्टिकल 365, आर्टिकल 375। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 335। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक लेक्चर ले रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, गैंग प्लेइंग। गैंग प्लेइंग क्या रेफर करता है? इक्विटी, लेवल जंपिंग, इनिशिएटिव, मोटिवेशन। 58 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये जो करता है गैंग प्लेइंग, ये करता है लेवल जंपिंग। इक्विटी नहीं, इनिशिएटिव नहीं, मोटिवेशन नहीं, लेवल जंपिंग। गैंग प्ले किस चीज़ से रिलेटेड है? लेवल जंपिंग से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन के देखिए कहीं फीचर, उस एक क्वेश्चन में फीचर पूछे, एक मैंने इसमें नहीं पूछा है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज़ अ लीगल आइडेंटिटी, इट कैन नेदर सो नोर कैन बी स्यूड, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन आउन प्रॉपर्टी। तो 59 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इट कैन नेदर नोर कैन बी स्यूड। अब हिंदी में मैं आपको दिखा देती हूँ इसे। देखिए ये मैं कर देती हूँ इन सारे हिंदी के क्वेश्चन। फुलटन कमेटी, आर्टिकल 335 में SC/ST, गैंग प्लेग जो है लेवल जंपिंग से रिलेटेड है। अब इसमें पूछा है पब्लिक कॉरपोरेशन की विशेषता नहीं है।
ये कानूनी पहचान है, ये ठीक है। सेकंड है हमारा, ये ना तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और ना इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वो कानूनी है तो मुकदमा कैसे नहीं चल सकता या चला सकते। तो ये जो है हमारा रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नोट पूछा है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, नोट पूछा है। ये किसी से अनुबंध कर सकता है, ये संपत्ति का मालिक हो सकता है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, आप याद रखिएगा इसको। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। असर्शन है और रीजन है, ऑल इंडिया सर्विस डू नॉट वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द constitution as well as the autonomy of the state. The all India service officer are governed by the central government rules and the state government do not have full control over them. हिंदी में देखते हैं इसको। अखिल भारतीय सेवाएं ना तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती हैं और न राज्यों की स्वायत्तता का। कारण क्या है? अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं और राज्य सरकार को उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 60 का, वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और 8 सही है। देखिए, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं, राज्य सरकारों का उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वो केंद्र सरकार आप देखते होंगे उनको कौन वो करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं वो, यूपीएससी वाले। और उसके बाद ये क्या है? ना राज्य की स्वायत्तता का। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का डी। अब देखते हैं हम 61। अंडर विच थियोरेटिकल अप्रोच विल यू प्लेस अलेक्जेंडर वेंट। अलेक्जेंडर वेंट के बारे में पूछा है कि इनका थियोरेटिकल अप्रोच पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, न्यू मार्क्सिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। 61 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 61 का हमारा राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द कंट्रोल असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ट्रीटीज गिवन बिलो? CTBT, लैंड माइंस वैन ट्रीटी, केमिकल वेपन एग्रीमेंट, NPT। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी कौन सी ट्रीटी आई? क्वेश्चन नंबर 62। सबसे पहले हमारी ट्रीटी आई थी केमिकल वेपन एग्रीमेंट। नहीं, क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले हमारी आई थी लैंड माइंस वैन ट्रीटी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारी आई आइडेंटिफाइंड एक्शन मतलब NPT आई। उसके बाद में हमारी आई CTBT और सबसे एंड में कौन सी आ गई? ऑप्शन नंबर बी वाली लैंड माइंस वैन ट्रीटी। इनके ईयर्स आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 62 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगी हमारी केमिकल वेपन एग्रीमेंट आएगा, उसके बाद हमारी आएगी NPT, उसके बाद CTBT और उसके बाद आएगी लैंड माइंस वैन ट्रीटी। आप इनके ईयर देख लीजिएगा और अच्छे से लगा लीजिएगा। अब देखते हैं हम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें दिया है टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें दिया है हमारा कंट्रीज़। अब इनको हमें क्या करना है? मैच करना है। आइए इसको मैच करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली डिसेंट्रलाइजेशन यूनियन सर्टेन फीचर, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 63 का है कॉन्स्टिट्यूशनली डिसेंट्रलाइजेशन यूनियंस, ये किसका है? ये है यूके का। यूनियन विद सर्टेन फेडरल फीचर, ये किसका है? ये है हमारा इंडिया का। सर्टेन फेडरल फीचर है। कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी का क्या है हमारा? सी का हम देखते हैं, ये है हमारा स्विट्जरलैंड। फेडरेशन कहाँ का हमारा? USA का। इस तरीके से हम देखते हैं। ए का 2 कहाँ पर है हमारा? ए का 2 है हमारा ए ऑप्शन में। बी का 3 हमारा कहाँ पर है? बी का, ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी का हमारा 4 और डी का हमारा 1। इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनली डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन कहाँ का है? यूके का। यूनियन विद सर्टेन फेडरल कहाँ का है? इंडिया का। कॉन्फेडरेशन कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। और फेडरेशन कहाँ का है? USA का। फेडरेशन को बोलते हैं महासंघ, कॉन्फेडरेशन को बोलते हैं परिसंघ, याद रखिएगा हिंदी में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा
ऑफ द कम्युनिकेशन अप्रोच कैन बी ट्रेस टू बायोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइबरनेटिक्स। कम्युनिकेशन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? साइबरनेटिक्स से। याद रखिए कम्युनिकेशन साइबरनेटिक्स से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 64 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 65 हमारा क्या है। थर्ड टायर स्टेट आर स्टेट एज स्टेटेड बाई स्टेबन मेड्स एंड आर मार्क्ड बाई करप्शन, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, इशूज ऑफ सोवेनिटी, पेरिडोइक इंस्टेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 65 का क्या होगा? करप्शन नहीं, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर बी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इसका राइट आंसर होगा। स्टेपन मेड्स मार्क करते हैं, स्टेपन मेड्स द्वारा मार्क किया गया है, याद रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 66 का हम देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन वाज कंसीव्ड इन द आइडियाज़। लीग ऑफ नेशंस का जो आइडियाज़ था वो किसके द्वारा, किसके विचारों द्वारा कंसीव किया गया? EH केसिल विलियम, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 66 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? लीग ऑफ नेशंस की जहाँ पर बात आए वो किसके हैं? वुडरो विल्सन द्वारा। याद रखिएगा वुडरो विल्सन के आइडियाज़ से ये कंसीव किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, असर्शन एंड रीजन। द इमरजेंस एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ रीजनल पार्टीज आर कंसर्न। रीजन है रीजनलिज्म फ्रॉम बिलो इट्स रूट इन डिस्ट्रक्टिव कल्चर एंड आइडेंटिटीज़। अब इसका मैं आपको हिंदी दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण, परस्पर संबंध है, निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृति और पहचानों में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, ए तथा आर दोनों सही हैं और इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द डिटरमाइन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट रीजन फॉर डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन वाज Israel by India before 1980? Economic factor, pluralist nature of Indian society, history and tradition of India, ideology of Indian nations। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 68 का क्या होगा? हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हिंदी में दिखा देती हूँ मैं आपको। भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन। 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम, ये भी याद रखिएगा कि ये हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक फीचर है, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल टू सोल्व द इंडो पाक कश्मीर डिस्प्यूट? सिक्योरिटी काउंसिल इंडो पाक कश्मीर डिस्प्यूट। अर्जेंटीना, USA, कोलंबिया, USSR। इसका जो हमारा 69 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा USSR। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। मैं इसको टिक कर देती हूँ अभी। भारत पाकिस्तान के कश्मीरी विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? याद रखिएगा USSR नहीं था। अब देखते हैं हॉटलाइन। क्वेश्चन नंबर 70, हॉटलाइन इन इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स। हॉटलाइन का मीन क्या होता? फास्ट मीन ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, DCL, टू सेंड ग्राफिक मटेरियल बाय DCL, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 का, पहले मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ इसको। देखिए हॉटलाइन का मीनिंग पूछा है, DCL के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना, राज्य के प्रमुख सरकारों के बीच प्रत्यक्ष संवाद। तो इसका 70 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इसी में ठीक है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 71, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। इंडो बांग्लादेश रिलेशन वाज स्टैंड बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसका रीजन पूछा है।
एग्रीमेंट ओवर द क्लेम ऑफ एडवर्स इनक्लेव्स टू कंस्ट्रक्ट अखोरा अगरतला लिंक टू सेट अप बॉर्डर मार्केट along the बांग्लादेश मेघालय बॉर्डर। तीसरा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो 71 का हमारा राइट आंसर क्या है? याद रखिएगा, हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिस्प्यूट रहता है वो किस चीज़ को लेकर रहता है? तीसरा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर क्या होगा 71 का? हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए हैं? ये है तीस्ता नदी जल वितरण। ऐसे भी आ सकता है कि हमारे इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो क्या है, और कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर ये दे सकते हैं कि तीस्ता नदी जल वितरण जो है डिस्प्यूट जो है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है इंडिया का। तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का असर्शन एंड रीजन वाला आंसर है। ईच स्टेट नाउ गोज टू ग्रेट लेंथ टू मैनिपुलेट मीडिया इमेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड जर्नल्स हैव effectively been transformed from observe into active participation। रीज़न है इंडिया वारफेयर इज सेटिंग एजेंडा एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट। अब देखते हैं हम इसका हिंदी दिखा देते हैं इसका। प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को इन प्रकोट सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज के पत्रकार प्रभावी रूप से परीक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं। रीज़न है हमारा मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या मीडिया का काम युद्ध कराना है? ये तो रॉन्ग है ना, याद रखिएगा, ये हमारा निगेटिव पॉइंट है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 72 का हमारा डी, क्योंकि मीडिया का ये काम तो नहीं है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है इंडो पाक एग्रीमेंट। इंडो पाक एग्रीमेंट दिए गए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले आगरा एक्वार्ड, ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। तो इनके मैं आपको ईयर भी बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ताशकंद आएगा इसमें। ताशकंद एग्रीमेंट हमारा कब का है? 1966 का। इसका मतलब बी पहले आएगा, लेकिन बी हमारा ए बी सी तीनों में पहले दिया है। उसके बाद आएगा हमारा शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट कब का है? 1972 का। ए के बाद 4 कहाँ पर है? ए के बाद 4 भी, दो ऑप्शंस में है, बी में भी और सी में भी। अब इसके बाद जो हमारा आएगा लाहौर एग्रीमेंट 1999 का, और सबसे एंड में आएगा हमारा आगरा एक्वार्ड। आगरा एक्वार्ड कब का? 2001 का। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहला आएगा ताशकंद एग्रीमेंट जो कि 1966 का है। उसके बाद आएगा शिमला एग्रीमेंट 1972 का। थर्ड नंबर पर आएगा हमारा लाहौर एग्रीमेंट 1999 का। अब आप देखिए, सबसे पहले ताशकंद, शिमला। ताशकंद हमारा है 243 कहाँ पर है? 243 ऑप्शन नंबर सी में। और एंड में सबसे आएगा हमारे आगरा, क्योंकि आगरा जो है हमारा 2001 का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में भी लिस्ट 1 है, कंट्रीज़ हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दी हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना। सबसे पहले है पाकिस्तान। आइए इसको मैच करते हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड क्या है? पाकिस्तान से हमारा है बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट। बांग्लादेश से रिलेटेड क्या है हमारा? इलीगल इमिग्रेंट्स। आपने देखा है कि आते रहते हैं बांग्लादेशी, मतलब इंडिया में इलीगल तरीके से। नेपाल से हमारा क्या है? नेपाल से है हमारा, पहले देखते हैं हम ए का 2, बी का 1 कहाँ पर है? ए का 2, बी का 1। नेपाल का ट्रांजिस्टरी पैसेज। चाइना का, चाइना के तो आप नाम से ही कर सकते हैं, तवांग, सुआंग, झुआंग यहाँ के नाम होते हैं, तवांग। डी का 4 हमारा कहाँ पर है? यहाँ। डी का 4 तो हमारा 3 जगह पर है। अब हम इसे मैच करते हैं। बगलिहार जल परियोजना कहाँ से है? पाकिस्तान से। ए का 2, ए का 2 सिर्फ एक जगह पर है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 74 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पाकिस्तान से बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश का इलीगल इमिग्रेंट्स है, नेपाल का ट्रांजिस्टरी पैसेज है, चाइना का तवांग इंसिडेंट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। 75 भी हमारा क्या दिया है? कंट्रीज़ और डिस्प्यूट। इसको भी मैच करना है। कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिलीपींस।
तो कंबोडिया और वियतनाम के बीच कौन सा डिस्प्यूट है? यह है लैंडरोंग एंड आइसलैंड ऑफ। ये ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 ए ऑप्शन में। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस तरीके से हमारा